नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। आई एम प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं कमलेश शाह सर। नमस्ते सर। कमलेश एक्स बैंकर रह चुके हैं और कस्टोडियन। तो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू प्रिया जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो सर, we'll लुक एट द मार्केट फर्स्ट। आज भारी गिरावट है, फिर से 500 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स एंड निफ्टी इज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन। सेंसेक्स 81,985 पे है और निफ्टी 25,227 पे है। एक्टिव स्टॉक्स दिस आवर आईसीआईसीआई बैंक, वोडाफोन आइडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड भारत इलेक्ट। टॉप फाइव गेनर्स: टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई, नेस्ले एंड आईटीसी। टॉप फाइव लूजर्स: हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, ओएनजीसी एंड पावर ग्रिड कॉर्प। और देखें बाजार में तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ट्रेडिंग फ्लैट। स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर है बाय 0.5%। सेक्टोरल फ्रंट देखें तो आईटी, एनर्जी नीचे है बाय 1%। मेटल इंडेक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी ये सारे ऊपर है 0.4 to 1.5%। दिस इज अबाउट द मार्केट। कमलेश जी, आप क्या बोलना चाहेंगे मार्केट के बारे में? कारण है या और कोई रीजंस है, और इज इट बिकॉज ऑफ द अपकमिंग बजट? प्रिया जी, मार्केट का मैं जो हमेशा कहता हूँ वही है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन, उसके कारण ही फिलहाल मार्केट ऊपर जाना या नीचे आना नहीं हो रहा है। मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम कम है, लेकिन फिर भी जी। इंटरमिटेंटली जैसे कहते हैं ना, एक प्रॉफिट टेकिंग होना या कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए कुछ अच्छे न्यूज आया तो कुछ उसमें बाइंग होना, तो उस प्रकार से हम्म। मार्केट में ये जो नैरो रेंज चल रही है, दिन के मैं कहूंगा कि हाफ आ परसेंट पॉइंट से लेकर कभी कभी हमको हम्म। 1% पॉइंट तक करेक्शन दिखता है। लेकिन ये मैं इसे एक हम्म। नॉर्मल ट्रेडिंग पैटर्न कहूंगा। और ऑफ कोर्स अभी जब आज बजट के हम्म। पहले का आखिरी सेशन है, तो मार्केट में प्लेयर भी काफी कॉशियस हो गए। अपनी पोजीशंस को भी शायद जी। बहुत सारे प्लेयर, मुझे लगता है, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके ही निकलेंगे आज, ताकि नई पोजीशन हम्म। वो बजट के दिन या उसके बाद ले सकते हैं। तो ठीक है, हम्म। ये मार्केट का एक नॉर्मल पैटर्न है, ऐसा मैं कह सकता हूँ प्रिया जी। जी। सर, काफी बजट से पहले काफी उतार चढ़ाव होते हैं बाजार में, वॉलेटिलिटी नजर आती है। इस बार हम खास क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास ऑब्वियसली इज लुकिंग फॉर डिस्पोजेबल इनकम। वो चाहते हैं कि टैक्स में थोड़ा उनको रिलीफ मिले। सो सबका अलग अलग हेतु होता है बजट को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्या होगा? विल देयर बी टैक्स रिलीफ टू द मिडिल क्लास, या फिर फिस्कल कंस्ट्रेंट्स विल लिमिट एनी बिग अनाउंसमेंट? प्रिया जी, सबसे पहले अगर आप मुझे कहें ना, तो मैं एक कमेंट ये कहना चाहूंगा हम्म। कि स्वतंत्र भारत में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रविवार के दिन बजट है। नहीं तो जी। आमतौर पर पार्लियामेंट सेशन जब चालू होता है तो हम्म। शनिवार और रविवार के दिन छुट्टियां होती है, क्योंकि ताकि सांसद अपने मतदार संघ में जा सके। बट इट्स अ यूनिक थिंग। पॉजिटिवली देखना है तो हम ये कह सकते हैं कि जी। दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड टू वर्क 24/7 इफ नीड बी। जरूरत है तो संडे के दिन भी काम कर सकते हैं, तो ये एक चीज था। दूसरा, प्रिया जी, मैं ये कहूंगा कि जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है कि आज मार्केट का बजट के पहले का आखिरी सेशन है ये। इस हम्म। बजट से भी है ना, काफी उम्मीदें हैं इंडिविजुअल लोगों को भी है, इंडिविजुअल टैक्स पेयरों को। साथ साथ बहुत सारे सेक्टर सेगमेंट है जिनकी बजट बजट से कुछ अपेक्षा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अपनी अपेक्षा है। कुछ सेगमेंट है, जैसे आप टेक्सटाइल कहिए, जेम्स एंड ज्वेलरी कहिए, मैन्युफैक्चरिंग हम्म। सेक्टर कहिए, सर्विस इंडस्ट्रीज कहिए। हर क्षेत्र बजट से कुछ ना कुछ उम्मीद रख रहा है इस बार। लेकिन मैं पहले कमेंट कल के इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर करूंगा। बिल्कुल पूरी विश्व में जब अनिश्चितता फैली हुई है, वी ऑल नो कि जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से और दूसरा यूएस की टैरिफ वजह से पूरी दुनिया जी। में अनिश्चितताओं का माहौल है। एक हम्म। प्रकार से ये कह सकते हैं कि व्यापार का जो जिस प्रकार से ग्रोथ होना चाहिए वर्ल्ड वाइड, वो नहीं हो रहा है। और ऐसे अनिश्चितता भरी स्थितियों में भी कल का इकोनॉमिक सर्वे
अपना ये आने हम्म वाले बजट 26-27 के लिए जीडीपी रेट एक्सपेक्ट कर रहा है 6.8 और 7.2 के बीच में। तो मैम मेरा जी। ये अपना मानना है कि अपना देश भारत एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन स्थिति में है, क्योंकि इतने सारे अनिश्चितताओं के बीच में जब दुनिया के अनेक देशों की इकोनॉमी 3% या 4% के बीच में ग्रो कर रही है, तो उस स्थिति में हमारी स्थिति काफी अच्छी है। हम्म बजट में प्रिया जी, मैं जैसे मैंने कहा ना कि लोगों की अपेक्षा हमेशा रहती है और स्वाभाविक है वो। हम्म हम्म लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बजट में, क्योंकि यूएस के साथ अभी भी अपना एफटीए साइन हुआ नहीं है, हम्म यूएस की और एक्सपोर्ट होने वाले अपने बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो है, उनको भी किसी न किसी प्रकार का हैंड होल्डिंग सपोर्ट गवर्नमेंट की ओर से मिलना चाहिए और मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और कल के जो सर्वे के ऊपर अगर आप देखें तो मिस्टर नागेश्वरन जो अपने इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका भी वक्तव्य बिल्कुल सही था कि ये अब कहना मुश्किल है कि एफटीए कब साइन होगा। और ठीक है, चैलेंजेस है, लेकिन भारत सरकार ने अभी जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन से एफटीए साइन किया हुआ है, बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ भी उनका हम्म व्यापार का व्याप बढ़ रहा है। तो मैं हम्म ये कहूँगा कि ये सारी स्थिति में भी हमारा बजट एक अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है अनेक सेगमेंट को इंक्लूडिंग एमएसएमई भी मैं तो कहूँगा, क्योंकि हम्म एमएसएमई का भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो अपने लोकल कंजम्पशन भी है और कुछ हम्म कंट्रियों में एक्सपोर्ट्स भी है। तो हम्म एमएसएमई को भी कुछ अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ ये आने वाले बजट से। हम्म जी। सर, हम मेक इन इंडिया और विकसित भारत की भी बात करते हैं, तो क्या ये बजट को डोमिनेट करेगा? निश्चित रूप से प्रिया जी, हम्म क्योंकि भारत सरकार का और प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि एक तो हम आत्मनिर्भर बने, दूसरा कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। दुनिया के अनेक हम्म देशों है, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में भी बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है। तो उस प्रकार से ही हम्म भारत में भी अनेक प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मल्टीनेशनल कंपनियों के आए, ऐसा प्रयास तो सरकार का है, प्रधानमंत्री जी का है, और वो होगा भी। प्रिया जी, मैं कॉरपोरेट्स और बाकी चीज़ों के ऊपर बात करूँ ना, उसके पहले मुझे लगता है कि थोड़ा हम अपने छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्ट जो टैक्स पेयर है उनके लिए हम्म क्या है, क्या हो सकता है और क्या उम्मीद है, ये जरा मैं 2 मिनट में कहना चाहूँगा। देखिए, सबसे जी। पहले है ना, जिस प्रकार से अपने यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा है, कुछ हद हम्म तक हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, महंगाई थोड़ा है। तो एक हम्म सैलरीड क्लास की एक अपेक्षा है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 से बढ़कर 1 लाख रुपीज तक होना चाहिए, ताकि एंड ऑफ द डे लोगों के हाथ में पैसा रहे। कंज्यूमर के हाथ में जब पैसा होगा तो वो अगर सेविंग्स करता है तो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और अगर वो हम्म खर्च भी कर रहा है तो भी इकोनॉमी के हम्म लिए अच्छा है, क्योंकि उससे मार्केट को बूस्ट मिलता है। और बचत किया तो सेविंग्स को बूस्ट होता है, जो अल्टीमेटली सेविंग्स गेट कन्वर्टेड इनटू द इन्वेस्टमेंट। तो ये एक हम्म डिमांड है। दूसरा, टैक्सेशन में पिछले साल 12 लाख तक की तो लिमिट उन्होंने रेज कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ये अपेक्षा है कि अपने स्लैब जो है वो स्लैब में भी हम्म, थोड़े बदलाव होने चाहिए। जैसे कि अभी मेरे ख्याल से 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स का स्लैब लागू होता है। अब जी। क्या है कि जिस प्रकार के कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े हैं, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और मेरा भी अपना मानना है, कि जो अपर स्लैब है ना उसकी लिमिट 15 लाख से बढ़ाकर 20 या 25 लाख तक करनी चाहिए। तो वो हम्म एक बड़ा बूस्ट होगा, स्पेशली एम्प्लॉय क्लास के लिए। अच्छा, तीसरा मेरा, ये लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो ये एक मेरे ध्यान में आया कि ऐसा लोग सोचते हैं कि टैक्स के कुछ बेनिफिट्स लेके नेट नेट ऐसा ये एक उनका टैक्सेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए कि हम्म टैक्स पेयर को या इंडिविजुअल टैक्स पेयर को 15 लाख तक तो कुछ टैक्स पे करने को ना आए, इस प्रकार की व्यवस्था हो
तो काफी अच्छा होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज के ऊपर है। अब मैं कहूँगा मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई के साथ बैंगलोर है, हैदराबाद है, नोएडा हम्म गिन लीजिए, या बाकी सिटीज कही है, अहमदाबाद कह दीजिए, पूना कह दीजिए, तो वह बड़ी मात्रा में रियल एस्टेट का ग्रोथ हो रहा है। और वहाँ जो एक बायर क्लास है, जो 1.5 2 CR के बीच में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 1 CR तक या 1.5 CR तक लोग हाउसिंग लोन लेते हैं। तो हम्म हाउसिंग लोन का भी जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना, उसमें भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट की लिमिट बढ़नी चाहिए। अब एग्जैक्टली कितना फिगर बढ़ना चाहिए कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक डिमांड है कि टैक्स डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन हाउसिंग लोन, उसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। और एक और पॉइंट जो है कि मेडिक्लेम प्रीमियम जो लोग पे करते हैं, तो उसमें भी जो डिडक्शन अमाउंट है, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसा हम्म बहुत सारे, मैं कहूँगा इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करता है ना, इंडिविजुअल टैक्स पेयर को। इस प्रकार के थोड़े बदलाव हो गए तो निश्चित रूप से मैं हम्म कहूँगा कि इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा इससे। जी। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग पुश दिया जाएगा? यस प्रिया जी, जब अब हमने इंडिविजुअल टैक्स पेयर की बात की, तो लेट्स टॉक अबाउट द हम्म कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो। और प्रिया जी देखिए, हमने पिछले डिबेट में भी यही कहा था कि अगर कोई सेक्टर आज मुझे पूछे इंडिया में कौन सा मोर ल्यूक्रेटिव अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हम्म मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि भारत में, पूरे देश भर में, ठीक है, मुंबई और कोई बड़े सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ मात्रा में तैयार हुआ है, लेकिन वहाँ भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आज भी आवश्यकता है। टाइप 2, टाइप जी 3 या कैटेगरी बी, कैटेगरी सी कहिए, उस प्रकार के हम्म सिटी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। और ऐसा एक अनुमान है कि आने वाले बजट में करीबन 12 लाख करोड़ रुपए का ये प्रावधान होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैं इन हम्म टर्म्स ऑफ अगर ये परसेंटेज में कहूँ ना प्रिया जी, तो मैं ये सोचता हूँ कि जीडीपी के करीबन 3 to 4% वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलोकेट होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, क्योंकि क्या है प्रिया जी, देखिए अगर हम पहले मेट्रो सिटीज की बात करें, तो मेट्रो सिटी में ऐसा है कि फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, बहुत जगह पे मेट्रो का नेटवर्क आ गया है, मुंबई में जैसे कोस्टल रोड बन गया है। तो वैसे अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट में बाकी छोटी छोटी सिटियां हैं, वहां भी इस प्रकार से मेट्रो का नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, 4 लेन्स के रोड्स हो जाने चाहिए, पावर सेक्टर्स के अंदर बड़ी मात्रा में प्रोजेक्ट आने चाहिए। और ऐसा मेरा मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो अभी भी इंडस्ट्रियली इतना उनका ग्रोथ हुआ नहीं है। तो वैसे एरिया में भी है ना, मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट आने चाहिए। और दूसरा कि ये टैरिफ हम्म इश्यू की वजह से क्या हुआ है कि भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट थोड़ी हुई है। और हम्म निश्चित रूप से जो एक्सपोर्टर से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो प्रोडक्ट को, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट है। तो मैं ऐसा हम्म सोच रहा हूँ कि इस बार वित्त मंत्री जी एक्सपोर्टर्सों को भी कुछ सहायता करेंगे, कॉर्पोरेट हम्म को भी कुछ सहायता करेंगे। जैसे हम्म कॉर्पोरेट्सों के लिए एक लॉजिस्टिक मूवमेंट है वो इजीली हो, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो, कुछ टैक्सेशन बेनिफिट्स दे सकते हो, कुछ इजी लोन्स दे सकते हो, बेटर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर से लोन दे सकते हो। इस प्रकार का एक बूस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो हम्म होगा तो मैं कहूँगा कि 2026-27 के वर्ष में भी है ना, हमारा जो एक जीडीपी का ग्रोथ का एक 7% के आसपास प्रोजेक्शन है, वो हम मेंटेन कर पाएंगे। और इकोनॉमी में भी, इन स्पाइट ऑफ द टैरिफ इशू एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, हम हम्म एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश में गिने जाएंगे। जी। अब तो सर मार्केट को इस बजट में खास क्या देखना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश या टैक्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स? देखिए, मैं पहले तो कहूंगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बूस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम्म जब ये पूरी दुनिया में, देखिए कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का भी इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम्म भारत के अपने इश्यूज है, भारत के चैलेंजेस है। ये पूरे हम्म ग्लोबल जो इश्यूज चल रहे हैं, उसकी इम्पैक्ट हमको भी हो रही है, पूरी दुनिया हो रही है। हम्म तो उस हम्म हिसाब से देखेंगे
तो जब पूरे विश्व में अनिश्चितता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी चल रहे हैं, तो उस स्थिति में मैं ऐसा मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में, जैसे हम कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है वो वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, और देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एम शुड बी द हम्म वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हम्म गवर्नमेंट उस सारे प्रकार के कदम उठाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और कॉर्पोरेट को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वो इंसेंटिव देंगे, बेनिफिट देंगे, और उससे मैं ये कहूँगा कि जो चैलेंजेस हम आने वाले एक साल में शायद फेस करेंगे, उसको उसका हम्म मुकाबला हम अच्छी तरह कर पाएंगे। तो हम्म डेफिनेटली एक इंसेंटिव है। और थोड़ा जैसे कहा वो कि इजीली उनको लोन अवेलेबल हो, स्पेशली एमएसएमई सेगमेंट को, कि एमएसएमई सेगमेंट को हम्म इजीली क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो, बेटर रेट रेट के ऊपर मिले। हम्म और मैं तो ये भी कहूंगा प्रिया जी, मेरे ध्यान में एक और आया है कि टैक्स बेनिफिट उस कंपनियों को भी दीजिए जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में भी निवेश कर रही है। इनोवेटिव हम्म प्रोडक्ट्स अगर आप बोलेंगे मुझे, तो एक हम्म एआई है, ग्रीन हाइड्रोजन के फॉस्टर का इनोवेशन वगैरह है, रोबोटिक्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सबसे मेजर हम्म जैसा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उस कंपनियों को सरकार अगर कुछ बेनिफिट्स दे रही है, टैक्सेशन में बेनिफिट दे रही है ना, तो हम्म मैं मानता हूँ कि हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा पहल होगा इसमें अग्रसर होने के लिए। और आने वाले दिनों में तो ये सब हम सब जानते हैं कि बड़ी मात्रा में एआई का और रोबोटिक्स साइंस का इस्तेमाल होने वाला है हर इंडस्ट्रीज के अंदर। जी। सेठी सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे बजट के बारे में? तो ये है कि हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर पे जो जीएसटी है उसकी डिमांड है कि इसको हटाया जाए। नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल वाजिब और वैलिड काइंड ऑफ डिमांड है। क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट, जैसे मैंने अभी कहा थे सर कि एक ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक, ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सारा वेलफेयर गवर्नमेंट। तो उन लोगों को यही देखना होगा कि लोगों को, अपने जनता को क्या बेहतरीन सुविधा दे सकते हैं। तो ये जो आपने बताया ना, सोशल वेलफेयर के ऊपर भी कुछ काम होना चाहिए, कुछ बेनिफिट्स लोगों को मिलना चाहिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जैसे एक एग्जांपल है हेल्थ केयर के ऊपर। हेल्थ केयर के ऊपर भी जब आपका आदमी हॉस्पिटलाइज होता है या कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो कुछ चार्जेस जो है उसके ऊपर जीएसटी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हेल्थ रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है ना, उसमें जीएसटी में से मुक्ति मिलनी चाहिए, ताकि 140-45 करोड़ की जनसंख्या का ये देश है। बड़ी मात्रा में यहाँ हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है। हमारा लार्जर पॉपुलेशन जो है भले ही यंग हो, लेकिन बड़ी मात्रा में सीनियर सिटीजन भी इस देश के अंदर रहते हैं अपने यहाँ। जैसे यंग क्राउड बड़ी मात्रा में है, तो मैं ये कहूँगा कि मिडिल क्लास का भी जनसंख्या जो है बड़ी मात्रा में है, लोअर मिडिल क्लास की भी जनसंख्या बड़ी मात्रा में है। तो हेल्थ केयर के अंदर भी जहां जहां भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा ना, मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके ऊपर ये विड्रॉ करना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ सर। ऐसा ऐसा डिमांड है कि 15% कॉर्पोरेट टैक्स जो था रेट उसको री इंट्रोड्यूस किया जाए। कंसेशनल टैक्स रिडक्शन ऑफ द 15% कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू मेंटेन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। जी। आ, आपकी क्या राय है ये इसके बारे में? या नहीं, ये जो जो वर्तमान परिस्थिति से हम एज ए भारत, हमारा देश और दुनिया के सारे अनेक देश जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना, तो मैं मानता हूं कि सरकारों की भूमिका ये होनी चाहिए, उन सारे सेक्टर्सों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना चाहिए। और इस पर्टिकुलर ईयर के लिए भी आपने जैसा कहा कि जो 15% है वो कॉर्पोरेट टैक्स करना चाहिए। मैं मानता हूं कि जब तक विश्व की परिस्थितियां एक जैसा कहते हैं ना कि स्थिर न हो जाए, इकोनॉमी, टैरिफ के इश्यूज है वो खत्म नहीं होते हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं होते हैं, तब तक सरकार अगर 15% के ऊपर सोचेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, मैं मानता हूँ इसके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी इसके ऊपर ध्यान देंगे। और साथ साथ है ना, सेठी सर, जैसे आपने कहा ना, कॉर्पोरेट के साथ मैं ये कहूंगा कि पिछले साल भी बजट में सरकार ने कहा था, लेकिन मेरा ये एक और मानना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो अभी 12.5
लाख करोड़ के आसपास का प्रोजेक्शन है। मैं सोचता हूँ कि सरकार को उसके ऊपर ज्यादा और ध्यान देना चाहिए, और सरकारों को हर साल ज्यादा नहीं तो भी 0.5 बेसिस पॉइंट से उसके ऊपर बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि देश का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा बेहतर होता ही है, इट जनरेट्स द जॉब्स इन थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ नंबर्स के अंदर, तो जॉब क्रिएशन होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, और कुछ प्रोजेक्ट सरकार कैन वर्क ऑन अ पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कहते हैं, तो कॉर्पोरेट और सरकार दोनों मिलके अगर वो प्रोजेक्ट करते हैं तो कॉर्पोरेट्स के लिए भी एक बेहतर होगा और सरकार के लिए बेहतर होगा। लेकिन यस, ये समय के अंदर विश्व की अनिश्चितता और बड़ा दौर में से भारत की सरकार भी अपने सारे उद्योगों को, सारे सेक्टर्स को कुछ न कुछ सहायता करेंगे, ऐसा उम्मीद हम कर रहे हैं, और वो करेंगे ऐसा हम मान रहे हैं सर। मेरी ये जो PLI स्कीम है इसको दूसरे सेक्टर में भी चालू करना है, जैसे टेक्सटाइल है, यस, एडवांस केमिकल्स हैं और निच सेगमेंट है, यस, उसमें भी चालू करना चाहिए। यस, यस, PIL स्कीम के बारे में बिल्कुल सही बताया आपने। उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनमें बेनिफिट्स बढ़ने चाहिए, इंसेंटिव्स बढ़ने चाहिए, और जो सेक्टर्स जिनका अभी भी पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सकता है, इकोनॉमी में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उस प्रकार के इंडस्ट्रीज को भी PLI के अंदर कवर करना चाहिए। यानी ये जो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का ये सारे मुद्दे के ऊपर इनका ध्यान है। और आप जैसे जानते ही हो कि बजट के आने के 1 महीने 1.5 महीने पहले ही वित्त मंत्री जी, वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी अनेक अनेक सेक्टर्स के, इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन से, एसोसिएशन से, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बात करते हैं, उनके इश्यूज के ऊपर वो लोग कंसिडरेशन करते हैं। तो ये सारे डेटा कलेक्शन तो उनके पास है, और मैं मानता हूँ कि सरकार इसके ऊपर निश्चित रूप से इस बार काम करेगी। और मैं सोचता हूँ, अगर पर्टिकुलरली आप मुझे पूछे ना, तो जिस प्रकार से टैरिफ की वजह से एक दो तीन इंडस्ट्रीज है, जिसमें एक टेक्सटाइल है, गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी है, तो उस प्रकार के इंडस्ट्रीज को है ना कुछ मेजर सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है सर। तो मेरी होम लोन्स में इनकी डिमांड है लोगों की यस, यस, कि सेक्शन 1587A के अंतर्गत जीरो टैक्स थ्रेशोल्ड माइट बी extended to income up to 15 lakh. Home loans यस, में with rising property prices, home buyers are looking for an increase in the interest deduction limit under section 240. तो उसमें वो बोल रहे हैं अभी इंटरेस्ट रेट कट से भी इनको 2 बार फायदा हुआ है, होम वालों को सबको, अभी और मांग हाँ, रहे हाँ, हैं ये, तो हाँ, जायज क्या है हो, आपको लगता है? देखिए फिर ऐसा है कि कि पूरे हिंदुस्तान में, और विशेष करके जो अभी हमने डिस्कस किया, मेट्रो सिटीज, टाइप 2 टाइप 3, ये जो सिटीज है ना, यानी मैं ये कहूँ कि करीबन देश के 50 से अधिक सिटियों में रियल एस्टेट बड़ी मात्रा में ग्रो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, एक बड़ी मात्रा में जो वर्क फोर्स है हिंदुस्तान का, जिनका मैं ये कहूँ कि जिनकी सैलरी जो है आप 12 लाख से 25 लाख के बीच में समझिए, तो उसमें क्या हो रहा है कि लोन लेकर हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, और लोग अपना घर खरीद पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर उनके EMI के पे करने के बाद हाथ में कुछ पैसे बचते हैं, क्योंकि बाकी एक्सपेंसेस भी उनको देखना होता है, तो उस हिसाब से सरकार ये रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा देगी, साथ साथ हाउसिंग लोन की डिमांड बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों के पास हाउसिंग लोन के पोर्टफोलियो बढ़ेंगे। तो मैं मानता हूं कि इस समय पे, क्योंकि अभी थोड़ा मैं रिसेशन शब्द का तो प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन
जिस प्रकार से इकोनॉमी में हमको एक तेजी दिखनी चाहिए, या जिस प्रकार से अपना व्यापार में अपनी वृद्धि होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स में वृद्धि होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स में वृद्धि होनी चाहिए, वो फिलहाल ग्लोबल इश्यूज की वजह से नहीं हो रही है। तो ऐसे समय में कुछ बेनिफिट देंगे तो ये सही रहेगा। मुझे लगता है ये अगर कोई डिमांड कर रहा है ना, तो आज के वर्तमान के हिसाब से ये एक वाजिब डिमांड है, ऐसा मैं कहूंगा सभी सर। सेक्शन 24B में बोल रहे हैं इसको इंक्लूजन किया जाए न्यू न्यू टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम क्या है? नहीं सेठी जी, मेरे ध्यान में नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप? बोल रहे हैं जो सेक्शन 24B है, ये होम टैक्स मुझे होम होम लोन का मैंने बात किया आपसे। हाँ उसमें बोल रहे हैं कि इस सेक्शन को न्यू टैक्स रिजिम में इंक्लूड किया जाए। हाँ, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ कि न्यू टैक्स रिजिम में वही है ना, कि आपको किसी भी प्रकार के स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो वगैरह मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। वो एक आपकी लिमिट ही बढ़ा के दे देते हैं ना। तो उससे क्या होगा कि देन दे दे आर न्यू जो टैक्स रिजिम है उससे वही है ना, कि वन टाइम बेनिफिट आपको देंगे, लेकिन कोई बाकी सब बेनिफिट्स डिडक्शन जो मिलते हैं, जैसे हम ओल्ड रिजिम में लेते हैं ना, हम मेडिक्लेम प्रीमियम पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, सेक्शन 8IC का बेनिफिट सब जो वगैरह मिलता है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है उसमें वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका ढांचा स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग है वो न्यू रीजन का। अच्छा, इसमें एक बात और है कि इसमें जो सीकिंग सिंप्लिसिटी, कह रहे हैं सिंप्लिसिटी करो इसमें, तो ये जो टैक्स के रूल्स वगैरह है उसमें, और इन्फ्लेशन के साथ कैसे उसको लिंक करेंगे? सेठी जी रिलीफ देखिए, फ्रॉम इन्फ्लेशन दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को। सेठी जी, मैं ये मानता हूँ कि इन्फ्लेशन को बेस लाइन बनाकर ही सरकार अपने मेजोरिटी ऑफ द टैक्सेशन पॉलिसी जो है उसके ऊपर फॉर्म होती है। सरकार को भी एक अंदाजा होता है कि इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आम आदमी पर कितना पड़ रहा है, और महंगाई को ध्यान में रख के ही वो अपने टैक्स के दायरे तय करते हैं, इनकी लिमिट तय करते हैं। और अभी जो अपना इन्फ्लेशन रेट देखे तो हम तो थ्रेशोल्ड के अंदर ही है, लेस देन 4% है। और जो 2026-27 का प्रोजेक्शन है उसमें भी अराउंड 4% का है। तो वो सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि फिलहाल हम हाई इन्फ्लेशन एरिया में नहीं है, इन्फ्लेशन विद इन दी सेट पैरामीटर है। तो अभी उस हिसाब से देखें तो उसमें ज्यादा कोई बेनिफिट सरकार दे वैसा मैं नहीं मानता। हाँ, ये एक पॉइंट में मैं मानता हूँ कि थोड़ा प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन कर दे, कि मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट से टैक्स पेयर अपना रिटर्न फाइल कर सके। और जो मैंने अभी कहा ना, कि कुछ लोगों का ये भी एक मानना है कि जो हाईएस्ट स्लैब 30% है अभी 15 लाख के ऊपर, तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को देखते हुए उसको भी 20 लाख तक तो कम से कम लेके जाना चाहिए। तो लेकिन मैं ये कहूँगा सेठी सर, कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा ज़्यादा सरकार के पास से रहती है। हर बजट में हम उम्मीद करते हैं ये सब करते, करना चाहिए, कोई गलत नहीं है उसमें। लेकिन सरकार की अपनी एक मर्यादा होती है। सरकार को देखिए, एक तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, हाँ एक समय था जब हमने फिस्कल डेफिसिट 8% 9% तक के हमने देखा हुआ है। आज सरकार 4.8% के आसपास फिस्कल डेफिसिट के ऊपर आई हुई है। तो सरकारों को अपने रेवेन्यूज को भी देखकर सामने अपने एक्सपेंसेस तो उनको भी देखना पड़ता है। और जैसे आपने कहा कि सोशल वेलफेयर के अलावा सरकार का एक सोशल ऑब्लिगेशन है। एक एग्जांपल मैं दूं तो कोरोना टाइम से हम देख रहे हैं, आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। तो भी एक सोशल वेलफेयर स्कीम ही है ना गवर्नमेंट की। तो उस प्रकार से अगर आप देखेंगे, आयुष्मान भारत कार्ड जो है इसमें 5 लाख तक की मेडिकल की हेल्प दी जाती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर खाली बात करें एक एग्जांपल के लिए, तो लाडली बहन योजना में जो पैसे वो दे रहे हैं। तो उस प्रकार से अनेक वेलफेयर प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। लेकिन सरकार अपनी तरफ से मेरा ये मानना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आज हमको क्या देखना है, कैसी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। तो जो परिस्थितियों से भारत देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है, तो उस तरह से सरकार अपने लोगों को, अपने इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को हो सके उतनी सहायता करेगी। उस प्रकार का यह बजट रहेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मेरा लास्ट एक छोटा सा सवाल है कि रिजर्व बैंक 2027 में
1 लाख करोड़ ज्यादा देने वाला है डिविडेंड गवर्नमेंट को, तो इसके इस वजह से उनका कोई संबंध है क्या? इसका किससे संबंध है? ये जो अभी बजट आ रहा है। हाँ, नहीं, इसमें क्या होता है, संबंध इस प्रकार से है सेठी जी कि जैसे मैंने कहा, सरकार के रेवेन्यू के बहुत सारे स्रोत होते हैं, देयर आर मेनी सोर्सेस। तो और 1 लाख वन ऑफ करोड़ तो द, बड़ी रकम है। हाँ, और उसमें क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दो इट्स नॉट अ कमर्शियल बैंक, लेकिन जब रेपो रिवर्स रेपो जब वो करते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी भी इंटरेस्ट इनकम होती है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक के अपने अर्निंग में से भारत सरकार को जब 1 लाख करोड़ रुपए का चेक देती है, तो भारत सरकार के पास एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है। इट ऑल्सो शोज वन मोर थिंग फंडामेंटली, कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था, financial system is very strong, very robust, और फिस्कल पॉलिसी भारत की इस प्रकार की है कि जिससे भारत की बैंकों के ऊपर, की फिस्कल सिस्टम के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। सरकार, और सरकार की तरह रिजर्व बैंक भी एक अच्छे गवर्नेंस का मॉडल सामने पेश कर रही है। अभी ईयू के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है, तो मैं तो ये मानता हूँ प्रिया जी, कि ईयू के साथ का जो एग्रीमेंट है ना, जी। वो अपने आप में एक नई विश्व व्यवस्था खड़ा करने वाला है। यानी कि दुनिया के यूरोपियन देश, आप जानते हो, मेजोरिटी ऑफ देम आर डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड जी। करीबन कंबाइंड पॉपुलेशन ले हम दोनों कंट्रीज, ये तो यूनियन है, इंडिया तो 200 करोड़ की जनसंख्या है। तो विश्व हम्म। की नई एक अर्थव्यवस्था, एक नया समीकरण तैयार हो रहा है। जियो पॉलिटिकल टेंशन में भी वो मददगार हो सकता है, एक पॉलिटिकली भी। यानी अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली यूरोपियन यूनियन वॉज ऑलवेज क्लोजर टू दी यूनाइटेड स्टेट्स, पर इस बार वो यूएस से कुछ अलग हटके भारत के साथ जिस प्रकार से एफटीए साइन किया है ना, मैं मानता हूँ ये विश्व के लिए एक नई शुरुआत है। जी ये जी। बिल्कुल। तो सर, बजट है परसों रविवार के दिन 1 फरवरी को, तो मिलेंगे आपको। जी वील रिटर्न विद बजट स्पेशल और बजट की चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिया जी, थैंक यू हम सो उम्मीद मच। करते हैं कि जो कुछ हमने नमस्ते। डिस्कस किया है, उसमें से जी। सरकार कुछ बेनिफिट पास ऑन करेगी। जी, लेट्स होप ठीक सो। है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक थैंक यू। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू प्रिया नमस्ते। जी, थैंक यू कमलेश जी। थैंक यू।